मीडिया वालों को उन्होंने बमुश्किल संभाला था। फवाद साहब और हादी का बस चलता तो इसे भी जिंदा ज़मीन में गाड़ देते, जिसे उनकी इज्जत की ज़रा परवाह नहीं थी। वो दोनों बहुत ज़ब्त से बैठे थे। बस नहीं चलता था कि जाएं और इसे चोटी से पकड़ कर लाएं और ऐसा सबक सिखाएं कि दोबारा ऐसी कोशिश करने का वो सोचे भी नहीं। मगर वो दोनों बेबस थे, वो ऐसा नहीं कर सकते थे। नो डैड, मैं कतई नहीं आऊँगी पाकिस्तान। हारिस साहब के मुसलसल इसरार पर वो उससे और हठ धर्मी से बोली, हनी क्यों इतनी ज़िद्दी हो गई हो? हारिस साहब के लहजे में बहुत बेबसी थी। अब्दुल्ला खामोश खड़ा ही सब देख और सुन रहा था। हारिस, मैं बात करता हूँ अपनी बेटी से, तुम्हारी नहीं सुनेगी, मगर अपने अंकल की बात ज़रूर मानेगी। फवाद साहब मोहब्बत से बोले और हारिस साहब के हाथ से मोबाइल ले लिया। आई एम सॉरी, आपके कहने से पहले मैं बता रही हूँ कि मैं पाकिस्तान नहीं आऊँगी तो नहीं आऊँगी, बात ख़त्म। अगर किसी ने मुझे फ़ोर्स किया तो मैं यहाँ ख़ुदकुशी कर लूँगी, अंडरस्टैंड? फवाद साहब के हेलो कहने पर वो चीख उठी। पास बैठा हादी बेसाख्ता हंसा। फवाद साहब ने मोबाइल स्पीकर पर लगाकर दरमियान में मौजूद मेज़ पे रखा। हकीकत यही है अंकल, इसे मुझसे शादी नहीं करनी थी, निकाह का तो बहाना था बस। हाँ, हादी नागवारी से बोला। हारिस साहब ने अपनी पेशानी मस ली। अब तो इन्हें भी यही लग रहा था। डैड, आप इस कमीने के कहने पर मत एतबार कीजिएगा, क्योंकि मैं सच कह रही हूँ डैड, इस रात सच में इस आदमी ने मुझसे निकाह किया था। अब की बार वो इन्हें यकीन दिलाने के लिए बेबसी से कहती रो पड़ी। इनफ हनी, बहुत हो गया। मैं कुछ नहीं बोल रहा तो तुम सबको पागल बना रही हो। कैसे कोई आ सकता है इतनी सख्त सिक्योरिटी में, वो भी तुम्हारे कमरे में आकर तुमसे निकाह नामे पर साइन भी ले गया? मतलब हद ही हो गई ये झूठे बहाने बनाने की। हारिस साहब गुस्से से दहाड़ उठे। दूसरी तरफ हानिया ने अपनी आंखें साफ की। आप यकीन मत करें डैड, सच यही है। वो आया था और मुझसे निकाह नामे पर साइन लेकर चला गया। ट्रस्ट में डैड, ये हकीकत है, मेरा ख्वाब नहीं। रोती भारी आवाज़ में गिड़गिड़ाई। फवाद साहब ने हारिस साहब के परेशान चेहरे को देखा। हनी तो मुझे पागल कर दोगी, कमज़ोर लहजे में बोले तो हानिया ने गुस्से से आंसू साफ करते काल काट दी। हानिया ने गुस्से से मोबाइल दीवार पे दे मारा। रिलैक्स हनी। नैनी ने टीवी से नज़रें हटाकर इसे सुर्ख चेहरे को देखा तो हानिया ने अपनी सब्ज आंखें उनकी तरफ उठाई। नैनी, आपको भी मुझ पर ट्रस्ट नहीं है? इस रात सच में वो आया था, मुझसे साइन लिए पेपर्स पर और कहा यह हमारा निकाह नामा है। आज से हम महरम हैं एक दूसरे के, और एक निकाह पे दूसरा निकाह नहीं हो सकता। मुझ पर यकीन करें नैनी। मुझे यकीन है डार्लिंग, ज़रूर वो कोई दुश्मन होगा तुम्हारे डैड का। इसने ऐसा इसलिए किया होगा ताकि तुम्हारा और हादी का निकाह ना हो सके। वो टीवी बंद करके इसके पास आई और इसका चेहरा अपने हाथों में लेकर कहा तो हानिया ने बेयकीनी से उन्हें देखा। कोई कैसे इतना घटिया हो सकता है नैनी? इसने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी। ना डैड को मुझ पर यकीन हो रहा है और ना हादी को, जो मेरा बचपन का दोस्त है, और ना ही अंकल को। नैनी के कंधे पर सर रख कर बोली तो उन्होंने गहरा सांस भरा। तुम बहुत मासूम हो, तुम नहीं जानती लोगों को। तुम्हारे डैड सियासत में ख़ास पोजीशन रखते हैं। वहाँ इनके हज़ारों दुश्मन होंगे। इनमें से किसी ने घटिया खेल खेला है ताकि तुम्हारे डैड परेशान हो जाएं और सियासत छोड़ दें। नैनी ने इसे मोहब्बत से समझाया। हानिया शशतर सी उन्हें देखने लगी। इसे घिन आ रही थी ऐसे लोगों से। कितने गिरे हुए हैं ये लोग। एक सीट के लिए इन लोगों ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। इन लोगों से निकाह जैसे पाक बंधन को मजाक बना दिया। आई हेट हिम। अगर वो मुझे मिल गया मैं अपने हाथों से इसे मारूंगी। नफ़रत और तैश में बोली। तुमने इंग्लैंड आकर उनके मंसूबे को मज़ीद मजबूत कर दिया है। तुम्हारे डैड वहाँ परेशान होंगे और अपनी सीट की तरफ ध्यान नहीं दे पाएंगे। फिर वो इलेक्शन हार जाएंगे, इनके मुखालफिन जीत जाएंगे। हानिया अपना सर थाम कर रह गई। तो आप बताएं ना, मैं क्या करूं? अगर वहाँ जाती हूँ तो वो लोग मेरा निकाह हादी से करवा देंगे। इन्हें लगता है मैंने ख्वाब देखा था और इस ख्वाब को हकीकत समझकर सर पर सवार कर लिया। वो मुझे इसे भूलने का कहकर हादी से निकाह करवा देंगे। निकाह के ऊपर निकाह। वो कर्ब से बोली। लहजे में बेबसी के तमाम तर रंग शामिल थे। कुछ देर दोनों के बीच खामोशी रही। हानिया नैनी के कंधे पर सर रखकर सिसकती रही। क्या तुम्हें यकीन है वो हकीकत था? डार्लिंग, ज़रा सोचो, कोई कैसे यूं तुम्हारे रूम में आकर तुमसे निकाह कर सकता है? खामोशी में नैनी की आवाज़ गूंजी तो हानिया ने झटके से सर उठाया। उन्हें बेयकीन आंखों से देखा जिनमें अब आंसू की जगह गुस्सा था। ओह स्टॉप इट नैनी, मैं हर किसी को यकीन नहीं दिलाती फिरूंगी कि मेरे साथ ऐसा हकीकत में हुआ है। मुझे लगता है मैं सबको यकीन दिलाते दिलाते खुद ही पागल हो जाऊंगी। बेबसी से चिल्लाई और अपने रूम से गाड़ी की कीज़ उठाकर ऊंची हील से टिक टिक करती घर से निकलती चली गई। पोल से अपनी कार निकाल कर इसका रुख क्लब की जानिब कर दिया। इसका इरादा अपने दोस्त के साथ कुछ वक्त गुजार कर इस डिप्रेशन से बाहर निकलने का था। एक हाथ से ड्राइविंग करती दूसरे से मोबाइल निकाल कर अपनी वाहिद फ्रेंड रीना को मैसेज किया
اور اسے کلب میں بلایا۔ کچھ ہی دیر میں اوکے کا میسیج اس کے موبائل کی اسکرین پر چمکنے لگا اور وہ موبائل ڈیش بورڈ پر پھینک کر ڈرائیونگ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ انگلینڈ کی رنگین راتوں میں وہ اس وقت وہاں کے مشہور کلب میں اپنی دوست رینا کی سنگت میں کاؤنٹر پر کھڑی سافٹ ڈرنک کا گلاس ہاتھوں میں پکڑے سامنے اسٹیج پر تھرکتے جھومتے ایک دوسرے میں گم لوگوں پر سرسری نظر ڈال کر رینا کی جانب متوجہ ہوئی، جس کا منہ کھلا ہوا تھا۔ واٹ، ایسا کیسے ہو سکتا ہے یار؟ کیسے کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ تم نے اپنے ڈیڈ کو کیوں نہیں پکارا؟ حیرت کی زیادتی سے اس کے منہ سے چیخ نکلی اور وہ اپنی نیلی آنکھیں پھاڑے سے دیکھتی پوچھنے لگی۔ رینا یہاں اس کی واحد دوست تھی، وہ کرسچن تھی۔ دونوں کی دوستی بچپن سے چلتی آ رہی تھی، دونوں ایک ہی اسکول میں پڑھتی تھیں اور گھر بھی آمنے سامنے تھے۔ وہ 5 سال کی تھی جب اپنی ماں کی ڈیتھ کے بعد وہ پاکستان شفٹ ہوئے تھے۔ پھر بھی دونوں کی دوستی میں کوئی کمی نہ آئی، البتہ اس دوری نے اس دوستی کو اور بھی گہرا رنگ دے دیا تھا۔ ہر چھٹیوں میں ہانیہ اس سے ملنے یہاں آتی تھی۔ وہ یہاں موجود اپنی نینی سے بہت قریب تھی۔ ہانیہ نے اسے کہا تھا کہ ان کے ساتھ پاکستان چلے، پر وہ اپنے ملک کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھی، لہٰذا ہانیہ کو اسے ملنے کے لیے آنا پڑتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں گن تھی، ایڈیٹ، وہ مجھے بولنے بھی نہیں دے رہا تھا، چیخنا تو دور کی بات ہے۔ اس کے حیران ہو کر چیخنے پہ ہانیہ نے ناگواری سے کہا۔ اوہ، رینا کو افسوس ہوا اپنی پیاری سی دوست پہ، وہ تو کوئی انکل کا بڑا دشمن لگتا ہے۔ اس نے ڈرنک منہ سے لگاتے اپنی سوچ کا اظہار کیا۔ اسے میں ہی ملی تھی اپنی دشمنی کے لیے؟ ہانیہ دل محسوس کر رہ گئی۔ اس نے کہا تھا وہ سامنے آئے گا، تب میں اس باسٹرڈ کا ایسا حال کروں گی کہ چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا اسے۔ ابھی ہانیہ خان کو وہ جانتا نہیں ہے، خود سے عہد کرتی ہوئی بولی۔ رینا نے سر ہلایا۔ جب اس کی درگت بناؤ گی تو مجھے ویڈیو بنا کر بھیجنا یا صرف کال کر دینا، میں پہلی فلائٹ سے پاکستان پہنچ جاؤں گی، پھر ہم مل کر اس کا بھرتا بنائیں گے۔ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتی مسکراہٹ دبا کر بولی۔ ویسے وہ یقیناً کوئی بڑا ہی شاطر بندہ تھا جس نے تمہیں ایک ہی رات میں جنگلی بلی سے چوہیا بنا دیا۔ رینا ہنس کر کہتی، اسے آگ لگا گئی۔ شٹ اپ رینی، گلاس کاؤنٹر پہ پٹک کر سرخ چہرے سے دہاڑتی ہوئے رینا کو چھوڑ کر وہاں سے نکل گئی۔ سوری یار، میں تو مذاق کر رہی تھی ہنی، گاڑی اس کے برابر لاتی ہوئی بولی۔ بل ہانیہ نے پے کر دیا تھا۔ بھاڑ میں جاؤ، وہ اس کی گاڑی کو ٹکر مارتی دہاڑی اور زن سے گاڑی بھگا کر لے گئی۔ انگلی میں کی رنگ گھماتی وہ جب گھر میں داخل ہوئی تو نینی کو اپنا منتظر پایا۔ انہیں دیکھ کر اسے شام والی گفتگو یاد آئی، اور یہ بھی کہ کیسے انہوں نے بھی یقین کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ڈارلنگ، اسے نخوت سے منہ پھیر کر سیڑھیاں چڑھ کر جاتے دیکھ کر نینی نے پیچھے سے پکارا۔ ہانیہ رکی اور مڑی۔ آپ جائیں، سو جائیں، میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، کیونکہ جب میرے ڈیڈ کو اپنی بیٹی پر یقین نہیں تو آپ سے کیسا گلا؟ وہ دکھ سے کہتی اوپر چلی گئی، نینی سے دیکھتی رہ گئی۔ روم میں داخل ہوتے ہی اس نے موبائل ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا اور ہیل پاؤں سے نکال کر دور پھینکے، اسکارف گلے سے نکالا اور منہ کے بل بیڈ پہ گر گئی۔ کچھ ہی دیر میں اس کی مدھم سانسوں کی آواز روم کی فضا میں ابھرنے لگی۔ تب نینی دروازے سے اندر داخل ہوئی۔ اس کی ہیلز اٹھا کر شوز ریک میں رکھی، اسکارف اٹھا کر اسے سیدھا لٹایا، پھر اس کے اوپر کمبل ڈال کر لائٹ آف کر کے اپنا موبائل اٹھا کر چلی گئی۔ وہ دروازہ بند کرتی باہر آئیں تو حارث صاحب کی کال آ گئی۔ السلام علیکم سر، موبائل کان سے لگاتے انہوں نے سلام کیا۔ دوسری طرف حارث صاحب نے جواب دیا، موبائل کہاں تھا؟ میں کب سے کال کر رہا ہوں، اٹینڈ کیوں نہیں کر رہی تھی آپ؟ وہ کچھ غصے سے بولے۔ سوری سر، موبائل بیبی لے کر گئی تھی۔ سیڑھیاں اترتی نینی ان کے لہجے میں صورتحال کے زیر اثر غصہ محسوس کرتی نرمی سے بولی۔ آ گئی وہ؟ کہاں ہے اس وقت؟ انہوں نے بےتابی سے پوچھا۔ جی آ گئی ہے اور ابھی سو رہی ہے، نینی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا، اس کا خیال رکھنا اور اسے سمجھانے کی کوشش کرو کہ وہ ایک برا خواب تھا، ہادی تمہارے لیے پرفیکٹ لائف پارٹنر ہے۔ ان کی بات پر نینی لب بھینچ گئی۔ ابھی جو ذرا سی کوشش کی تھی انہی کے اصرار پر، اس کا رد عمل وہ دیکھ چکی تھی، پھر آگے پتہ نہیں کیا کرتی۔ یس سر، میں ٹرائی کرتی ہوں، آپ بھی فکر رہیں۔ اس نے امید جگائی اور حارث صاحب کچھ مطمئن سے ہو گئے۔ سر، کہیں بیبی ٹھیک تو نہیں کہہ رہی؟ ہو سکتا ہے ایسا ہوا ہو کوئی، کہتے کہتے رکی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، اس نے صرف ہادی سے نکاح نہ کرنے کا بہانہ بنایا ہے، آپ جانتی ہیں وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ حارث صاحب کی بات پہ نینی نے سر ہلا دیا۔ اب وہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ جب اس کا باپ یہ کہہ رہا تھا تو وہ کون ہوتی تھی؟ کال بند ہو جانے پر سر جھٹک کر رہ گئی۔ البتہ ہانیہ کے لیے فکر مند ضرور تھی۔ ہادی کے ساتھ شادی کے لیے تیار نہیں تو کیا ضرورت تھی اپنی بیٹی کو یوں مجبور کرنے کی کہ وہ یہ انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہوئی۔ سر، ایک بری خبر ہے۔ بہرام علی کی اجازت ملنے پر کریم اندر آیا اور مؤدب سا بولا۔ بتاؤ، اس نے اجازت دی؟ سر، میڈم نے پاکستان آنے سے انکار کر دیا اور
اس نے جھکی نظریں تھوڑی سی اٹھائیں تو بہرام کی بے تعصب نظریں خود پر ٹکی پائیں۔ کریم کے دیکھنے پر اس نے ابرو اچکا کر چپ ہو جانے کی وجہ پوچھی اور پرسکون ٹھہرا ہوا لہجہ تھا، اور کریم جانتا تھا وہ جتنا پرسکون ہوتا ہے دوسرے کو اتنا ہی بے سکون کرتا ہے۔ اور سر، وہ آپ سے طلاق چاہتی ہیں۔ کریم بات مکمل کر کے گہرا سانس بھر کر سامنے چیئر پر بیٹھے بہرام ملک کے اگلے حکم کا انتظار کرنے لگا، جو دنیا کا مشہور بزنس ٹائکون تھا۔ ایک دنیا اسے جانتی تھی، ہزاروں لوگ اس کے ساتھ بزنس کرنے کے لیے ترستے تھے۔ ایک دنیا کا ماننا تھا جس کے ہاتھ میں بہرام ملک کا ہاتھ ہو، اسے ترقی کی آخری حد چھونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ بہرام ملک کی مردانہ وجاہت پر ہزاروں لڑکیاں مرتی تھیں، اس کی ایک نظر الفت کے لیے ترستی تھیں۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، لمبا چوڑا کڑیل جوان، سحر انگیز شخصیت، بھورے پف سٹائل بال، چہرے کی جاذبیت بڑھاتا بھورا رواں نفاست سے تراشا گیا تھا، اور سب سے خوبصورت اپنے سحر میں جکڑنے والی اس کی گہری نیلی آنکھیں ایک گہرے نیلے سمندر کی طرح خاموش تھیں، جو اپنے اندر نہ جانے کتنے طوفان لیے ہوئے تھیں۔ اس کی تساکت و جامد آنکھیں جو صرف ایک نام پر چمکتی تھیں، جس کے لیے اس نے اپنے تمام تر جذبے سینے میں چھپا کر رکھے تھے، اور وہ تھی ہوم منسٹر حارث خان کی صاحبزادی، مغرور، گھمنڈی، شدت پسند، بدتمیز اور نخریلی ہانیہ حارث خان، جو اپنے حسن کی بدولت دنیا کو اپنے قدموں تلے سمجھتی تھی۔ باپ کے منسٹر ہونے کے زوم نے اس کی گردن میں سریا فٹ کر دیا تھا۔ نیچے چلتے لوگ اسے کیڑے مکوڑے لگتے تھے، جنہیں وہ اپنے پاؤں تلے کچل کر آگے بڑھ جاتی تھی۔ کریم نے لیپ ٹاپ کی بورڈ پر چلتی اپنی اس کی انگلیوں کو دیکھتے ہوئے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، جہاں اس کی مونچھوں تلے انابی لبوں پر ایک مخصوص مسکراہٹ اپنی چھپ دکھا کر غائب ہو گئی تھی۔ وہ اس کے حکم کے انتظار میں مؤدب سا کھڑا تھا۔ کچھ دیر بعد بہرام ملک نے اپنا کام مکمل کر کے لیپ ٹاپ بند کیا اور چیئر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا کوٹ چیئر کی پشت پر پڑا ہوا تھا۔ سفید شرٹ، بلیک پینٹ میں خوبصورت باوقار سا مرد اپنی پروقار چال چلتا بادلوں کو چھوتی اس عمارت کی گلاس ونڈو کے پاس آیا اور نقطوں کی صورت اپنے راستے پر بھاگتی گاڑیوں کو دیکھنے لگا۔ ملک ایمپائر کو شہرت کامیابی کی بلندیوں تک پہنچانے والا بہرام ملک ہی تھا۔ اس عمارت کے ٹاپ فلور پر بہرام ملک کا ہیڈ آفس روم تھا، جہاں صرف اس کے خاص آدمیوں کو آنے کی اجازت تھی۔ ہوم منسٹر حارث خان نے کیا کہا؟ اس کے گھمبیر لہجے میں پوچھے گئے سوال پر کریم نے اس کی چوڑی پشت کی طرف دیکھا۔ حارث خان کچھ نہیں کر پا رہا، وہ اپنی بیٹی کی ضد کے آگے مجبور ہے۔ اس نے فوراً سوال کا جواب دیا، جس پر بہرام ملک کے لبوں کے ساتھ آنکھیں بھی مسکرائی تھیں۔ وہ تھی ہی ایسی، اپنی ضد کے سامنے سب کو جھکا دے۔ مجبوری صرف حارث خان کی نہیں ہونی چاہیے، اس کا ذائقہ ہانیہ خان کو بھی چکھاؤ۔ اب جاؤ، ٹھہرے سرد لہجے میں کہتے ہوئے وہ مڑا اور واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ کریم نے اسے دیکھ کر سر ہلایا اور اس کی آنکھوں کا پیغام سمجھتے ہوئے اجازت مانگتا آفس روم سے باہر نکلا۔ ہیلو، لفٹ میں کھڑے کریم نے موبائل کان سے لگاتے دوسری طرف موجود کسی کو مخاطب کیا۔ ایک اٹیک کا انتظام کرو، حکم دیتے ہوئے بولا۔ اوکے بندہ، دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ ہوم منسٹر حارث خان، کریم نے کہتے ہوئے موبائل جیب میں رکھا اور ایک لفٹ سے نکل کر دوسری میں داخل ہوا۔ اس کے پیچھے مینیجر، کچھ میٹنگ سے فارغ ہوئے بزنس مین کھڑے تھے۔ کریم ان پر ایک سرسری سی نظر ڈال کر سامنے دیکھنے لگا۔ اس کی گاڑی کو دیکھتے ہی گارڈز الرٹ ہوئے اور گیٹ سے گزرتے دیکھ کر سلام کیا۔ بہرام نے سر ہلا کر جواب دیا اور گاڑی پارک کر کے باہر نکلا۔ کوٹ اور بریف کیس ملازم کو پکڑاتے وہ اندر گھر میں داخل ہوا۔ السلام علیکم۔ سامنے بڑے سے لاؤنج میں فانوس کی سنہری روشنیوں کے نیچے بیٹھے اپنے ڈیڈ اور پیاری سی موم کو دیکھتے اس نے اپنی گھمبیر آواز میں سلام کیا۔ ہاں، آ گیا میرا شیر، اب بولیے آپ۔ دونوں نے مڑ کر دیکھا۔ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، ظفر ملک نے خوش ہوتے ہوئے کہا تو بہرام مسکرا دیا۔ وہ چلتا ان کے پاس پہنچا۔ بس کر دیں آپ۔ مسز شمیم نے نظریں پھیری تو انہوں نے ابرو اچکا کر پوچھا، اتنی جلدی ہار گئیں آپ؟ وہ ہنسے تو بہرام دونوں کو دیکھنے لگا۔ کوئی مجھے بھی بتائے کس ہار جیت کی بات ہو رہی ہے؟ اس نے اپنی موم کے گلے میں بازو ڈال کر کہا۔ کچھ نہیں، میں نے کہا تمہیں شادی کر لینی چاہیے۔ گلے میں اس کے بازو پر ہاتھ رکھتی محبت سے بولیں۔ بہرام نے انہیں دیکھا تو معصومیت سے مسکرانے لگیں اور ظفر صاحب ان کی معصوم صورت پہ کہکہا لگا اٹھے۔ اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہوں۔ اب شادی نہیں کرو گے تو پھر کب کرو گے؟ وہ غصے سے بولی۔ بہرام نے ان سے الگ ہو کر گہرا سانس لیا۔ تمہاری عمر کے لڑکوں کے 5 بچے ہیں اور ایک تم ہو، کوئی پسند ہی نہیں آ رہی؟ مطلب حد ہے بھائی۔ وہ تپ گئیں، پر ان کے 5 بچوں پر جہاں ظفر صاحب بہرام کی صورت پہ ہنسے تھے،
वहीं बहराम हैरत से अपनी मॉम को देखने लगा। अल्लाह को माने मॉम, 5 बच्चे? इसने एक नज़र ज़फ़र साहब के हंसते मुस्कुराते चेहरे पर डालकर हैरत की ज़्यादती से कहा, क्यों, ज़्यादा है? वो घूरने लगी, क्योंकि उन्होंने पहले अल्लाह से दुआ मांगी थी उनके बहराम को 5 बच्चे थे। नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत काम है। मैं तो 20 नहीं 25 का सोच कर बैठा हूँ। बग़ैर शर्मिंदा हुए संजीदगी से बोला, पहले शादी के लिए तो राज़ी हो जाओ। उन्होंने इसकी शरारत समझते हुए इसके बाजों पे हंसते चपत लगाई। मैम, डिनर रेडी है। मुलाजमा एक्सक्यूज़ करती हुई बोली, अच्छा अब तुम जाओ, फ्रेश होकर आओ, मैं तब तक खाना लगाती हूँ टेबल पे। मिसिज शमीम बहराम से कहती हुई मुलाजमा के साथ चली गई और बहराम सर हिलाकर अपने डैड की जानिब मुतवज्जा हुआ, जिसे सवालिया नज़रों से देख रहे थे। कैसी रही मीटिंग? वो पूछने लगे। बहराम की नज़रें उनके पास रखी सोफ़े से लगी बैसाखी पर टिकी थीं। उसकी गहरी नीली आंखों में गुस्सा, कर्ब, दुख हलकौरे ले रहा था। अच्छी रही कहकर लब भींच गया। अल्लाह तुम्हें कामयाबी दे। मुस्कुराए बहराम उनके पुरसुकून चेहरे को देखता रह गया। जाओ अब फ्रेश हो जाओ, वरना तुम्हारी मॉम फिर मेरे पीछे पड़ जाएंगी। हंसकर कहते बहराम को मुस्कुराने पर मजबूर कर गए। सर हिलाता वहाँ से चला गया। ज़फ़र साहब मोहब्बत से इसकी चौड़ी पुश्त को देखने लगे। आए आप। मिसिज शमीम ने इन्हें सहारा देकर खड़ा किया और बैसाखी ने थमाई। उन्होंने मुस्कुराकर बैसाखी थामी और आगे बढ़ गए। कुछ साल पहले एक एक्सीडेंट में उनकी एक टांग नाकारा हो गई थी, जिसकी वजह से डॉक्टर्स को उनकी टांग काटनी पड़ी। डॉक्टर्स मसनूई टांग लगा रहे थे, पर ज़फ़र साहब ने इनकार कर दिया और इसकी जगह बैसाखी को अपना सहारा बनाया। इस फैसले से मिसिज शमीम पे बहुत गहरा असर पड़ा, पर हालात और वक्त के साथ साथ वो भी संभल गई। आ जाओ भाई, कहाँ रह गए? 25 बच्चों ने रास्ता तो नहीं रोक लिया? बहराम के इंतज़ार में बैठे ज़फ़र साहब ने शरारत से हाँक लगाई। मिसिज शमीम के साथ डाइनिंग टेबल की तरफ आता बहराम भी हंस पड़ा। अभी 25 बच्चों की अम्मा रास्ता रोक ले, यही मेरे लिए बड़ी बात है। आंख दबाकर बोला। ज़फ़र साहब खुलकर हंसे। मिसिज शमीम ने मुंह बनाया। खाक रास्ता रोकेगी? जब लाओगे तभी तो रास्ता रोकेगी। वो इन्हें खाना सर्व करते हुए बोली। बहराम ने ज़फ़र साहब की तरफ देखा, जिन्होंने इसे शरारत से देखते क्या कहा लगाया। वो थे ही हंसते हंसाने वाले हशाश बशाश सी शख्सियत। इन्हें हंसते देखकर बहराम के साथ मिसेज शमीम भी मुस्कुराती। आगे पीछे गार्ड्स की गाड़ियां और बीच में चलती बड़ी सी गाड़ी में बैठे होम मिनिस्टर हारिस खान एक अहम मीटिंग के लिए जा रहे थे कि फवाद साहब की कॉल आ गई। हाँ फवाद, बोलो। मोबाइल कान से लगाते उन्होंने दूसरी तरफ मौजूद फवाद साहब को मुखातिब किया। तुम्हारी बेटी ने क्या कहा, वो आ रही है कि नहीं? फवाद साहब की आवाज़ स्पीकर से गूंजी। आ जाएगी, इसे कुछ दिन संभलने के लिए देते हैं, अभी वो इस ख्वाब के ज़ेर असर है। हमारे मुसलसल इसरार पर वो उससे में ख़ुद को नुकसान भी पहुंचा सकती है। कुछ दिन देंगे इसे संभलने के लिए, फिर मैं किसी बहाने से इसे बुलवा लूँगा और प्यार से समझाऊँगा तो मान जाएगी। हारिस साहब की बातों पे दूसरी तरफ अपने ऑफिस में बैठे फवाद साहब के साथ हादी ने सुनकर गुस्से से मुट्ठियाँ भींची। ये तो ठीक है, पर तुम जानते हो ना इसने नादानी में ही हादी के अना पे वार किया है। सब फ्रेंड्स इसका मजाक बना रहे हैं कि दुल्हन निकाह के वक्त भाग गई। उन्होंने हादी की तरफ देखते हुए कहा तो हारिस साहब ने गुस्से से मोबाइल घोरा। क्या उन्होंने न्यूज़ नहीं देखी जो ये बकवास कर रहे हैं मेरी बेटी की बाबत? हादी जवाब नहीं दे सकता कि निकाह किसी करीबी रिश्तेदार की डेथ हो जाने की वजह से मुलतवी किया गया है। बरहमी से बोले। हारिस, बच्चे मत बनो। मैं जानता हूँ तुम अपनी बेटी के ख़िलाफ़ ये सुन नहीं सकते, पर हकीकत तो यही है ना, और हमने मीडिया का मुंह बंद किया है, लोगों का नहीं। हादी के दोस्त मजाक ही मजाक में इसकी अना को ठेस पहुँचा रहे हैं। फवाद साहब के लहजे में नागवारी साफ महसूस की जा सकती थी। हारिस साहब ने लब भींच लिया। तुम हादी बेटे से कहो सब्र से काम ले, वो हमारा समझदार बच्चा है, समझेगा अपने अंकल की पोजीशन। बुरा वक्त है, गुजर जाएगा, फिर इंशाल्लाह कुछ ही दिन की तो बात है, हम धूमधाम से निकाह करवाएंगे। हारिस साहब की बात सुनते दोनों बाप बेटे ने एक दूसरे को देखा। हारिस, फवाद साहब ने कुछ कहने के लिए पुकारा ही था कि हारिस साहब उनकी बात काट कर बोले। फवाद, मैं मीटिंग अटेंड करके तुम्हारे ऑफिस का चक्कर लगाऊंगा, तफसील से बातें होंगी। उन्होंने दूसरी तरफ से ओके सुनते काल मुनक़ता की और सीट की पुश्त से टेक लगाकर गहरा सांस खारिज किया। देखा डैड, दोनों बाप बेटी मिले हुए हैं और आप मेरी मान नहीं रहे, वो हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। हादी ने हारिस साहब के जान छुड़वाने वाले अंदाज पर तप कर फवाद साहब से कहा, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा। खामखा औरतों वाले वसवसे छोड़ो और इस लड़की को कन्वेंस करो। तुमसे एक चींटी जितनी लड़की नहीं संभाली जाती। अगर पहले इस पर थोड़ी तवज्जो देते, आज ये दिन देखना ना पड़ते। फवाद साहब इसे मलामती नज़रों से देखते हुए गुस्से से अपनी फाइल्स की जानी मुतवज्जा हुए। हादी दांत पीस कर रह गया। संभलने वाली थी वो घमंडी औरत जो संभल जाती। मुट्ठियाँ भींच कर वो बुड़बुड़ाया। वो इसे कितनी बार कॉल कर चुका था,
पर इसका मोबाइल बंद था और नैनी से मालूम हुआ था कि मैडम ने गुस्से में मोबाइल ही तोड़ दिया। तुमने जिस तरह मुझे हर्ट किया है, इसके बाद मैं तुम पर थूकना भी ना चाहूँगी। को जाके बात करना। हादी ने नैनी से कहा कि आप अपना मोबाइल दें इसे, मैं बात करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ से जवाब में ये कहकर इसने काल काट दी। वो एहसास तजलील से सुर्ख होता सब्र का घूंट भर कर रह गया। आपका बहराम अली की बाबत क्या ख्याल है? मार्केट में हलचल मच गई है। कल ही मैंने मैगज़ीन में पढ़ा कि बहराम की तरफ से पाकिस्तान के बिजनेसमैन के लिए एक सुनहरी मौका है। वो इस बार अपना टेंडर किसी पाकिस्तानी बिजनेसमैन को देंगे। हादी ने कल के मैगज़ीन में छपे बहराम अली के इंटरव्यू के बारे में बताया। अगर उन्हें ये टेंडर मिल जाता तो उनकी किस्मत जाग जाती। हाँ, मैंने भी न्यूज़ में देखा था और मलिक इंडस्ट्री के मैनेजर से रब्ता भी किया, पर वहाँ से जवाब मौसूल हुआ कि बहराम मलिक मसरूफ़ हैं। पूरी फ़ाइल रीड करने के बाद वहाँ अपने दस्तखत करते वो मायूसी से बोले, भाई मसरूफ़ लोग हैं। वैसे डैड, मेरा मशवरा था कि क्यों ना एक पार्टी अरेंज करें घर में और बहराम अली की फ़ैमिली समेत इन्हें पर्सनली इन्वाइट करें। हादी के मशवरे पर फवाद साहब ने इसे देखा। सिर्फ एक तरफ नहीं, चारों तरफ देख कर फिर अपने नादिर मशवरे दिया करो। अभी कुछ दिन पहले तुम्हारा निकाह होते होते रुक गया। तुम्हारी होने वाली दुल्हन के करीबी अजीज़ की वफ़ात हो गई थी और अब हम पार्टियां अरेंज करें। उन्होंने इसे शर्म दिलानी चाहिए। वो सर झटक के रह गया। एक तो ये लड़की हर तरह से रुकावट बन जाती है मेरी ज़िंदगी में। दिल करता है किस्सा ही ख़त्म कर दूँ इसका। कोड़ कर दिल में सोचने लगा और एक्सक्यूज़ करता उठकर उनके ऑफिस रूम से बाहर निकल कर अपने रूम में आ गया। आज इसका इंटरव्यू था। तालीम नहीं बल्कि अच्छी जसामत की वजह से इसे एक रेस्टोरेंट में दरबान की नौकरी मिल गई थी। वैसे तो मरकर भी नौकरी ना करता, पर वो मजबूर हो गया था। एक तो अनवर के अब्बा की चाय के खोखे वाले का उधार, दूसरा मौलवी के दड़बे नुमा कमरे के 5 माह का किराया, और छोटी मोटी अपनी ज़रूरतों के लिए इस जैसे मोहल्ले की लड़कियों के हीरो का दरबान बनना मजबूरी तो हो सकती थी। सर झटक कर अलमारी के पास आया और इसमें से अपनी एक शर्ट निकाल कर देखने लगा, पर कोई भी शर्ट पहनने के लायक नहीं थी। सब बदरंगी हो चुकी थी। पैंटों का भी यही हाल था। कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट, पर मेरे पास ना फर्स्ट के लिए शर्ट है ना लास्ट के लिए पैंट। वो इनमें से एक ब्राउन शर्ट मुंतखब करता साथ ब्लू जीन्स निकालने लगा जो घिस तो गई थी, अभी भी कुछ बेहतर हालत में थी। कपड़े निकाल कर सिंगल बेड पर फेंके, फिर इन पर पड़ी सिलवटें देखकर वो सर खुजाने लगा। कुछ सोचते हुए वो इन्हें उठाकर चूल्हे के पास आया और सिल्वर की देगची गर्म करके बेड पर रखी शर्ट पर इधर से उधर घुमाने लगा। फिर कुछ देर की मेहनत मुशक्क़त के बाद जब शर्ट उठाकर देखी तो सिलवटें तो कम हो चुकी थीं। वही जौहर जीन्स पर दिखाकर कुछ ही देर में रेडी हो चुका था। बालों में ब्रश करके फ़ाइल उठाकर रूम को लॉक करता अपनी फिटफिटी पर आ बैठा। जा रहे हो? मौलवी साहब बाहर निकले और इसे लफंगों वाले हुलिये के बजाय कुछ तैयार शर्ट देखकर उन्होंने पूछा। आ रहा हूँ, बेहजाद मुस्कुरा कर बोला तो मौलवी साहब ने घूरा। मियाँ, इस बार मैं छोड़ने वाला नहीं। मुझे इस माह के साथ पिछले तमाम महीनों का पूरा किराया चाहिए, वरना अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकलो यहाँ से। इसके उल्टे जवाब पर वो भड़क उठे। मौलवी, तू पता नहीं कैसे मौलवी बन गया है। ज़रा भी रहम नाम की चीज़ नहीं तेरे अंदर। दूसरे मोहल्ले के मौलवी देखें, यतीम बच्चों को अपने घर में अपना बच्चा बनाकर रखते हैं, और तुमने क्या किराए पर घर देकर इस गरीब बच्चे का जीना हराम किया हुआ है। हालांकि हराम काम करना गुनाह होता है। मुंह बनाकर कहता मौलवी साहब के बिगड़े मूड को देखकर अपनी फिटफिटी स्टार्ट करने लगा, जिसकी आवाज़ पर सामने वाले घर की बालकनी से एक लड़की नमूदार हुई। बेहजाद ने चोर नज़रों से ऊपर देखा। वो भी मौलवी साहब की मौजूदगी में कॉलर खड़ा करता किक मारकर बाइक स्टार्ट करने लगा। मौलवी इसकी चोर नज़रें ऊपर जाते देख चुका था। जब इसने गुस्से से ऊपर देखा तो सामने रहीम बख्श दर्जी मास्टर की बेटी को देखकर उसके माथे पर बल नमूदार हुए। वह लड़की भी मौलवी पर नज़र पड़ते ही छपाक से अंदर गायब हो गई। मौलवी साहब बेहजाद की तबीयत से वाकिफ़ थे कि मोहल्ले की लड़कियों की वो कितनी इज्जत करता था। ये तो लड़कियां खुद थीं जो इसकी बाइक की आवाज़ पर पर्दों दीवारों से नमूदार होती थीं। अपनी बाइक की मरम्मत करवाओ मियाँ, यूँ तो लोफर तुम पहले ही हो, सबूत तो ना दो। मौलवी साहब गुस्से से कहते चले गए। इंशाल्लाह पहली सैलरी पर। पीछे से इसने हाँक लगाई। पहली सैलरी ना हो गई लॉटरी हो गई, जिससे सब कुछ करेगा, बाइक की मरम्मत से लेकर खाने पीने के अखराजात और घर का किराया भी। वो सर झटक कर मुस्कुराता खोखे के सामने रुका। चल अनवर, एक चाय और एक सिगरेट निकाल, तेरा यार आज इंटरव्यू पर जा रहा है, इंशाल्लाह तेरे सारे शिकवे दूर कर देगा। अनवर के खोखे के सामने बाइक रोकते वो इसके कुछ कहने से पहले ही बोला, ऐसे इंटरव्यू पता नहीं तो कितनी बार दे चुका है, हर बार तेरे को नौकरी तेरे स्टैंडर्ड की नहीं मिल लगती।
انور منہ بنا کر بولا، اب تو ابا نے بھی منع کر دیا تجھے ادھار دینے سے، انہیں یقین ہو گیا کہ تیرا کچھ نہیں ہو سکتا۔ 2000 ہو گیا ادھار، کچھ تو دے دے تاکہ ابا کو مطمئن کر سکوں۔ انور اپنی دوستی کا خیال کرتا ہوا بولا، یار بس تم لوگوں کی وجہ سے میں اپنے سٹینڈرڈ کو بھاڑ میں جھونک کر دربان کی نوکری کے لیے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ کامیاب بھی لوٹوں گا، تو فکر نہ کر، کچھ ایڈوانس دے کر تیرے ابا کو مطمئن بھی کر دوں گا۔ اب جلدی سے نکال، دیر ہو جائے گی۔ وہ اسے دلاسا دیتا ہمیشہ کی طرح ایک چائے کا کپ پی کر سگریٹ سلگا کر ہونٹوں میں دبائے بائک سٹارٹ کرتا وہاں سے نکل گیا۔ بس اللہ کوئی اچھی نوکری اور چھوکری دے دے میرے یار کو، ورنہ اس چڑیل کے ارادے مجھے نیک نہیں لگ رہے۔ انور ماسٹر کی بیٹی کا سوچتا دعا مانگنے لگا اور منہ پر ہاتھ پھیر کر دوسرے گاہک کو چائے دینے لگا۔ وہ ریلیکس انداز میں بیٹھے ہانیہ کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ اچانک ان کی گاڑی پہ اندھا دھند فائرنگ شروع ہو گئی۔ کراچی کی مین شاہراہ پر ہوم منسٹر کی گاڑی پہ اچانک ہوتی فائرنگ سے ہر طرف افراتفری مچ گئی تھی۔ چیخ و پکار کے درمیان لوگ حواس باختہ سے اپنی گاڑیاں چھوڑ کر بھاگ گئے اور گاڑی کے اندر بیٹھے حارث خان بوکھلائے ہوئے تھے۔ سر اب باہر نکلیں جلدی، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ ڈرائیور آگے پیچھے گارڈز کو ان سے مقابلہ کرتے دیکھ کر حارث صاحب سے بولا، ایسے کیسے نکلیں باہر؟ گولیاں دیکھو، مارنا چاہتے ہو مجھے؟ حارث صاحب دہاڑے، ڈرائیور بھی گھبرا گیا۔ نہیں نہیں سر، گارڈز کتنی دیر ان کا مقابلہ کریں گے؟ اگر ہماری گاڑی بلاسٹ ہو گئی تو؟ آپ سوچیں، یہاں مرنے سے بہتر ہے کہ ہم یہاں سے نکل چلیں۔ ڈرائیور نے انہیں بائیں طرف جانے کا اشارہ دیا۔ حارث صاحب کشمکش میں پڑ گئے تھے کہ نکلیں یا نہیں۔ اچانک پیچھے سے ایک گارڈ کی چیخ سنائی دی۔ موت کو قریب دیکھ کر ان کے اعصاب شل ہو گئے۔ عقل نے جواب دے دیا اور وہ کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر گاڑی سے باہر نکلے تھے۔ انہیں نشانے پر لیے بیٹھے شوٹر نے ٹریگر پر انگلی کا دباؤ بڑھا دیا۔ ابھی حارث صاحب نے اپنے دونوں پاؤں زمین پر رکھے ہی تھے کہ اگلے ہی لمحے ٹھا کی ایک آواز دوسرے فائر کے ساتھ گونجی۔ سر! ڈرائیور چیخا۔ روڈ پر اچانک سے ہوم منسٹر اور اس کے گارڈز کی گاڑی پہ اندھا دھند فائرنگ دیکھتا اپنے انٹرویو کے لیے جاتا بہزاد بائک ایک طرف پھینک کر خود کو فائرنگ سے بچاتا ان کی جانب لپکا۔ حارث صاحب کو بازو سے پکڑ کر ایک طرف کھینچا، پر اس کے باوجود گولی ان کے کندھے سے ہوتی ہوئی نکلی۔ حارث صاحب کرہ کر ایک جانب گرتے اس سے پہلی بہزاد نے انہیں تھام لیا۔ نکلو، کام ہو گیا۔ اس شوٹر نے اشارہ کیا تو باقی کے 3 آدمی گاڑی میں بیٹھتے جیسے ہوا کے جھونکے کی طرح اچانک آئے تھے ویسے ہی چلے گئے۔ گارڈز اپنے بازو اور ٹانگ تھامے ان میں سے رشتے خون کو دیکھ رہے تھے۔ وہ ان کی حالت دیکھتا حارث صاحب کو گاڑی میں ڈال کر خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ ڈرائیور کہیں بھاگ گیا تھا، شاید وہ ان کے مخالفین سے ملا ہوا تھا۔ بہزاد نے ایک نظر فرنٹ مرر میں دیکھتے حارث صاحب کے نڈھال وجود پر ڈالی اور گاڑی وہاں سے نکال کر زن سے قریبی ہاسپٹل کی طرف بھگا لے گیا۔ کہاں لے کر جا رہے ہو لڑکے؟ کندھے سے اٹھتی ٹیسوں پر درد سے چور لہجے میں بمشکل آنکھیں کھولتے ہوئے حارث صاحب نے سامنے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے پرانی بدرنگ شرٹ میں ملبوس چوڑی پشت والے کو دیکھتے پوچھا، سر بس تھوڑی دیر میں ہم ہاسپٹل پہنچ رہے ہیں۔ بہزاد نے اپنے کالی پریشان آنکھیں اٹھائیں اور بیک ویو مرر سے حارث صاحب کے ضبط سے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، تو وہ لب بھینچ گئے۔ کندھے سے نکلتا خون حارث صاحب کی وائٹ شرٹ اور کوٹ پہ پھیلتا جا رہا تھا اور وہ بے بس سے سیٹ کی پشت سے سر ٹکائے پڑے تھے۔ کچھ ہی دیر میں گاڑی سٹی ہاسپٹل کے سامنے ایک جھٹکے سے رکی۔ دروازہ کھول کے باہر نکلا۔ آئیے سر، ہمت کریں۔ حارث صاحب کی سائڈ کا ڈور کھول کر اس نے انہیں سہارا دے کر باہر نکالا اور ان کا بوجھ خود پہ ڈال کر انہیں لے کر ہاسپٹل کے اندر آیا۔ رکو! بہزاد نے وارڈ بوائے اسٹریچر لے کر جا رہا تھا، اسے روک کر اس پر حارث صاحب کو ڈالا۔ وارڈ بوائے حارث صاحب کو دیکھ کر بدحواس ہو گیا۔ ہوم منسٹر صاحب! وہ بڑبڑایا، اسٹریچر کو دھکیلتے ہوئے چیخ کر ڈاکٹرز کو بلانے لگا۔ کچھ ہی دیر میں پورے ہاسپٹل میں افراتفری مچ گئی تھی۔ حارث صاحب کو ایمرجنسی وارڈ میں منتقل کر دیا گیا۔ کون ہو تم؟ کہاں رہتے ہو؟ ہمیں اپنا ایڈریس دو، اور تم اتنی خطرناک صورتحال میں ہوم منسٹر تک کیسے پہنچے؟ کہیں تم اس گروہ سے ملے ہوئے تو نہیں ہو؟ کوریڈور میں کھڑے بہزاد کو پولیس نے گھیر لیا تھا اور وہ اس سے تفتیش کرتے مختلف سوال جواب پوچھے جا رہے تھے۔ حارث صاحب کی مدد کرتے ہوئے پچھتا رہا تھا۔ بہزاد نام ہے، 10 جماعتیں پاس ہوں، انٹرویو کے لیے جا رہا تھا کہ اچانک راستے میں کچھ گاڑیوں پہ حملہ ہوا۔ ایک نقاب پوش کو گاڑی سے نکل کر ہوم منسٹر صاحب کو نشانے پر لیتے دیکھ کر انسانیت کے ناطے ان کی مدد کر بیٹھا۔ بیزاری سے ان کے سوالوں کا جواب دینے لگا۔ یہ انسانیت تم نے گارڈز کے لیے کیوں نہیں دکھائی؟ دوسرے سوال پہ بہزاد نے کوفت سے مٹھیاں بھینچیں۔ کیونکہ ان کے پاس ہتھیار تھے، وہ اپنا دفاع کر سکتے تھے، وہ بولا تو انہوں نے سر ہلایا۔ تو تمہارا کہنا ہے کہ تم نے اس آدمی کو دیکھا تھا جس نے حملہ کیا تھا؟
वो इसे उलझा रहे थे। उनके हाथ मुजरिम नहीं आने वाला था, तो मदद करने वाले को ही फांसी चढ़ाने की कोशिश में थे। आगे भी बहजाद मौजूद था। मैंने कहा है वो नकाब पोश था। जब इसने नकाब किया हुआ था तो इतनी दूर से मैं कैसे इसे पहचान सकता हूँ? मेरे पास अभी ऐसा कुछ चश्मा ईजाद नहीं हुआ जिससे मैं सामने वाले का चेहरा नकाब के पीछे से भी देख लूँ। इसने अपने अंदाज में तंजिया कहा तो पुलिस वाले ने इसे घूरा। फिर तुम्हें कैसे लगा कि वो होम मिनिस्टर साहब को निशाने पर लेकर बैठे हैं? अब की बार बहजाद ने उनके बेवकूफ़ों वाले सवाल पर गहरा सांस भरा। जवाब दो, वरना तुम्हारे ठंडे सांस खूब निकालेंगे थाने ले जाकर, ऑफिसर ने गुस्से से कहा। पहले तो मैं माजरत करता हूँ कि मैंने होम मिनिस्टर साहब की मदद की। दूसरा, उन्होंने गन नकाब के पीछे नहीं छुपाई थी, वो सामने से नज़र आ रही थी। मैंने दोनों तरफ देखते हुए जब इस गाड़ी की तरफ देखा तो इस नकाब पोश को निशाना लेते देखकर होम मिनिस्टर की जानिब भागा था। वरना मैं किसी फिल्म का हीरो नहीं जो पहले ही मालूम हो जाता है कि इसे कैसे बचाना है। गुस्सा होता, बेजार होने लगा। अजीब बंदे थे और आज इसे हकीकत में मालूम हो गया था वाकई भलाई का तो ज़माना ही नहीं। नहीं, माजरत क्यों कर रहे हो? जवान, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है। होम मिनिस्टर के होश में आने के बाद अपना इनाम आकर ले जाना। आईजी सरफराज साहब ने इसके शाने पर हाथ रखते हुए पटरी बदली तो बहजाद ने अपना शाना पीछे किया। शुक्रिया, वो तो मुझे मालूम हो गया कि मैंने कितना अच्छा काम किया है। दूसरा ये कि मैंने इनाम के लिए नहीं किया। अब मुझे इजाज़त दें, इस चक्कर में पहले ही लेट हो गया। कहता हुआ इन्हें अपना एड्रेस बताकर इजाज़त मिलने पर वहाँ से निकला और पैदल चलता हुआ इसी हादसे वाली जगह पर आया जहाँ पुलिस खड़ी थी। इसने एक साइड पर पड़ी अपनी बाइक को उठाकर स्टार्ट करने की कोशिश की। कुछ देर की मुशक्क़त के बाद इसकी बाइक खट खट की आवाज़ के साथ स्टार्ट हो गई। तो बहजाद ने अपने घर का रास्ता नापा। जाहिर है अब नौकरी तो मिलने से रही, इंटरव्यू का वक्त तो गुजर चुका था। अब वहाँ जाकर वो किसी की फालतू सुनने वाला नहीं था। पहले ही पुलिस इसके दिमाग का भरता बना चुकी थी। मज़ीद किसी की चख चख सुनने वाला नहीं था, इसलिए अपने घर का रास्ता ही लेना बेहतर समझा। आज का तो साला दिन ही ख़राब था। वो अपनी फिटफिटी मौलवी के घर के सामने रोकते बुड़बुड़ाया। नीचे उतर कर जेब से चाबी निकालते मौलवी के घर के पास ही मौजूद अपने रूम का लॉक खोला। ये तो शुक्र था दोपहर के वक्त अनवर का खोखा बंद हो जाता था और मौलवी ज़ोहर की नमाज के लिए मस्जिद में होते थे। पुरसकून सी सांस खारिज करता अंदर आया और दरवाज़ा बंद करते बेड पर गिर कर लंबी तान कर सो गया। यही हाल रहा तो वो ज़्यादा देर यहाँ टिकने वाला नहीं था। कोई और नहीं तो किराया न मिलने पर मौलवी से यहाँ से भगा देगा। वो फ्लाइट में बैठी मुसलसल रो रही थी। जब इसने न्यूज़ देखी तो इसके हाथ पांव काम करना छोड़ के दिल जैसे बंद होने लगा था और वो रोती मिलने वाली पहली फ़्लाइट से पाकिस्तान जा रही थी। कल तक तो वो कह रही थी कि मरकर भी नहीं आऊँगी और आज वो दुआएं मांगती पाकिस्तान उड़कर जाना चाह रही थी। अपने बाप के पास पहुंचकर उनके सीने में छुपना चाह रही थी। पता नहीं कौन थे जो अचानक उनके जानी दुश्मन बन बैठे थे। अब तो इसके बाप को भी यकीन आ गया होगा कि इस रात सच में किसी ने इससे निकाह नामे पर साइन करवाए थे और वो इसका ख्वाब नहीं हकीकत थी। डैड, आई प्रॉमिस, मैं आइंदा आपको कभी अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपके पास ही रहूँगी। इसने हथेली की पुश्त से चेहरा साफ़ किया और ख़ुद से अहद करने लगी। इसने पहले इन्फॉर्म कर दिया था कि वो आ रही है, इसलिए ड्राइवर गाड़ी लिए उसके इंतज़ार में खड़ा था। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ़्लाइट के लैंड करते ही हानि अपना सांस रोके भागती हुई सामने से आते छोटे से लड़के से टकरा कर गिरते गिरते बची। अंधे हो क्या? 7-8 साल लड़के पर गुस्से से दहाड़ी जो बिल्कुल दरमियान में रास्ता रोके खड़ा था। इसकी दहाड़ पे लोग मोड़ मोड़ कर देखने लगे, जबकि वो लड़का जो मुस्कुरा कर इसे देख रहा था सहम गया। पर इसे हैरत का झटका तब लगा जब इस लड़के ने अपने पीछे से सुर्ख गुलाब का बुके निकाल कर इस पर फेंका और वेलकम बैक कहकर एक तरफ भाग गया। हानिया साकित सी हाथों में सुर्ख महकते गुलाब का बुके थामे खड़ी थी। तो क्या वो इस पर नज़र रखे बैठा है? दिमाग में फौरी सवाल आया और इस ख्याल के आते ही इसके जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ गई। मैडम, ड्राइवर की आवाज़ ने इसे होश की दुनिया में लापटखा और वो अपने हाथों में मौजूद गुलाब देखने लगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये सिर्फ मेरा वहम है। बदहवासी के आलम में बुड़बुड़ाई और बुके को किसी सांप बिच्छू की तरह खुद से दूर फेंका। तुम जो कोई भी हो मुझे डरा नहीं सकते। इसने आसपास नज़रें दौड़ाई पर इसे कोई भी ऐसा मशकूक वजूद नज़र नहीं आया जिस पे वो शक कर सके, इसे गले से पकड़कर अपने बाप के सामने कर सके। मैडम, आप ठीक हैं? ड्राइवर ने इसकी अजीब व गरीब हरकत देखते हुए घबरा कर पूछा। क्यों, मुझे क्या होना है? हानिया ने गुस्से से अबरू उचकाया। ड्राइवर पहले ही घबराया हुआ था। इसके तीखे लहजे में पूछने पर नफ़ी में सर हिलाकर नज़रें झुका गया। हनी, मैंने जैसे ही सुना तुम वापस आ रही तो भागा चलाया तुम्हें पिक करने, कहीं कोई तुम्हें भी नुकसान ना पहुंचा दे।
उफ, अंकल की हालत देखी थी मैंने। हादी हानिया को देखता इसकी तरफ लपका, फिक्रमंदी से कहते हुए इसने आखिर में हारिस साहब की हालत पर अफसोस किया। हानिया ने इसे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया। चलो, वो इसे इग्नोर करके ड्राइवर से कहती आगे बढ़ गई। हादी ने मुड़कर खुद से दूर जाती हानिया को देखा। लंबी सी हील की टिक टिक इसके समातों से दूर होती जा रही थी। वो पुरसोच नज़रों से इसे देखता रहा जो अब गार्ड्स के साथ गाड़ी में बैठती वहाँ से रवाना हो गई थी। हमेशा की तरह आज फिर वो जहर का घूंट भर कर रह गया। वापस आना ज़रूरी था। दांत पीसते वो बुड़बड़ाया और अपनी गाड़ी की तरफ चलाया। नीचे गिरा ताज़ा गुलाबों का महकता बुके अपनी बेकदरी पर रो रहा था, जिस पर बहराम मलिक ने सरसरी से नज़र डालकर गाड़ी का शीशा ऊपर चढ़ाया, सिगार होंठों में दबाकर ड्राइवर को चलने का हुक्म दिया। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह जल्द ही होम मिनिस्टर साहब के दुश्मन को गले से पकड़कर उनके कदमों में लाएंगे। कॉरिडोर में खड़े फवाद साहब से आईजी साहब ने कहा, जिस पर उन्होंने सर हिलाया। कुछ भी करो, जल्द ही इन्हें सामने लाओ, फिर हम इसे ऐसी सज़ा देंगे कि इसकी नस्लें भी तौबा करेंगी। फवाद साहब गुस्से से बोले। उन्होंने जब न्यूज़ में हारिस साहब पर हमले का सुना तो दोनों बाप बेटे भागम भाग वहाँ पहुँचे। इस लड़के का क्या ख्याल है जिसने होम मिनिस्टर साहब की जान बचाई थी? आईजी साहब ने फवाद से पूछा। हम बहुत मशकूर हैं इसके, जल्दी हारिस के संभलने पर इसे इनाम देंगे जिसका वो मुस्तहिक है। उनकी बात पर सर हिलाते आईजी साहब अपने साथ खड़े ऑफिसर्स को सख्त कार्रवाई का हुक्म देने लगे। हर तरफ पुलिस अलर्ट हो गई थी और इस मुजरिम के पीछे थी जिसने आसपास के बंगलों के सारे कैमरे हैक कर दिए थे और कोई भी सबूत नहीं छोड़ा था। इतने शातिर थे उनके दुश्मन। अब तो हारिस साहब की सिक्योरिटी और भी सख्त कर दी गई थी। हॉस्पिटल के चारों तरफ सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए थे। अंकल, डैड, वो बमुश्किल पुलिस की मदद से मीडिया से जान छुड़ाकर हॉस्पिटल में दाखिल हुई थी कि अब लिफ्ट से निकली तो सामने फवाद साहब को देखकर उन्हें पुकारती हुई भागी। वो इनके सीने से लगकर बेतहाशा रोने लगी। रिलैक्स हनी बेटा, कुछ नहीं हुआ, आपके डैड ठीक हैं। गोली सिर्फ उनके कंधे से छू कर निकल गई। उसका सर सहलाते हुए उसे तसल्ली दे रहे थे। क्या मैं इनसे मिल सकती हूँ? मैं इन्हें देखना चाहती हूँ, प्लीज़। आंखें साफ करती सर उठाकर फवाद साहब के चेहरे को देखती इल्तिजा करने लगी। नहीं बेटा, अभी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। ज़ख्म बड़े तो नहीं तो छोटे भी नहीं हैं, थोड़ा वेट करें, हम खुद इससे मिलना चाहते हैं। फवाद साहब के कहने पर लब भींच कर रह गई। हादी भी आ गया और हानिया का नखरा देखना इसके बस से बाहर था। जहाँ सब बड़ी बड़ी शहर की हस्तियाँ आकर उसे हिम्मत सब्र कायम रखने की तलकीन करती जा रही थी, वो थकी थकी से एक साइड पर चेयर पर बैठ गई। दरवाजे पर होती मुसलसल दस्तक ने इसे आंखें खोलने पर मजबूर कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे बाहर मौजूद अफराद दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हों। बहजाद ने अपनी आंखें मस लीं। एक भरपूर अंगड़ाई लेकर अपने बाजू को झटका दिया। शर्ट के बटन बंद करता वो बेड से उठा। मैली कुचैली शिकन आलूद बेडशीट अपना सफ़ेद रंग बदल कर पीली पड़ चुकी थी और यही हाल तकियों का भी था, जैसे इन्हें महीनों से धोया न गया हो। छोटे से रूम में एक छोटे कद की दीवार से लगी अलमारी जिसमें इसके चंद कपड़े रखे हुए थे। एक कोने में मैले पड़े थे, पहले तो धोबी को दे दिए जाते थे, पर अब पैसे न होने की वजह से कोने में पड़े अपनी हालत पर मातम कना थे। एक छोटा सा आईना दीवार में लगा हुआ था, इसके साथ एक ब्रश रखा था। दिल किया तो इसमें अपना चेहरा देख लिया, वरना वो ऐसी सजावट का काम सर अंजाम दे देता था। एक साइड टेबल जिस पर पानी का छोटा सा कूलर रखा था। किचन का काम करने वाली कोई थी नहीं तो इसकी मौजूदगी बेकार थी। दूसरी साइड पर नीचे कोने में एक चूल्हा पड़ा था, साथ ही एक देगची जो स्त्री का काम भी सरंजाम देती थी। ऐसी सूरत हाल में शादी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। एक तो वो अपना पेट बमुश्किल पालता था, किसी दूसरे का बोझ कैसे उठाता, कि कोई इसे अपनी बेटी देता भी तो क्यों। वैसे तो बहुत सफाई पसंद था, मगर माशी हालात में तंगी के बाइस नौकरी के चक्कर में इसे घर की सफाई का वक्त ही नहीं मिल पा रहा था, वरना इसका रूम तो चमकता रहता था। आ रहा हूँ भाई, दरवाज़ा तोड़ना है क्या? नींद में खलल की वजह से वो चिढ़ता हुआ भारी आवाज़ में बोला। दरवाज़ा खोला तो सामने खशमगी नज़रों से मौलवी साहब को ख़ुद को घूरते पाकर वो हड़बड़ा गया। मौलवी साहब, कुछ काम था क्या? मुझे बुलाया होता। वो इन्हें अंदर आने के लिए रास्ता देते हुए तुमसे आप पर आ गया। मियाँ, काम कुछ नहीं है। जो आलसी गधे की तरह पड़े हो, सुबह हो गई है, नौकरी पर नहीं जाना क्या? इनकी बात पर बहजाद ने झटके से इन्हें देखा। हैरत का इस कदर शदीद झटका था कि इसका मुंह भी थोड़ा सा खुल गया। तो क्या मौलवी सुबह सुबह सिर्फ इसे नौकरी पर भेजने के लिए दरवाज़ा तोड़ रहा था? देख क्या रहे हो, तैयार हो और निकलो जल्दी। मौलवी साहब ने इसे हैरत में गौताजन देखकर इसके चेहरे के सामने हाथ हिलाते हुए कहा, तुम्हें याद है ना, इस बार तुम्हें नौकरी और मुझे किराया ना मिला।
तो मोहल्ले से निकलवा दूंगा। उन्होंने फिर कहा तो बहजाद ने दांत पीस कर एहतराम से सर हिलाया। याद है मौलवी, आपकी बात भला मैं भूल सकता हूँ, बस मैं तैयार हो जाऊँ। फर्मा बलदारी की तमाम हदें फलांग किया। हालांकि इंटरव्यू से नाकाम लौटते हुए इसे मौलवी की बातें बिल्कुल भी याद नहीं थीं। वो कल कमरा बंद करके भूखा प्यासा जो सोया था तो अभी मौलवी साहब के उठाने पर ही बेदार हुआ था। सुनो, अब नौकरी लग गई है तो हुलिया इंसानों वाला बना लो। मौलवी साहब ने इसके काले लंबे बाल, घनी दाढ़ी, मूँछों की तरफ इशारा करते हुए कहा। बहजाद ने सर झटका। ये नामुमकिन है, अपना स्टाइल कोई माई का लाल नहीं बदल सकता। वो बोला तो मौलवी साहब ने इसे घूरा। चलो अब जल्दी करो, वरना पहले दिन ही ना निकाल दें वो तुम्हें। बहस छोड़कर मौलवी कहते हुए चले गए। बहजाद बेचारगी से उनकी पोस्ट देखने लगा। कौन सी नौकरी यार, ये जीने के लिए पैसा इतना ज़रूरी क्यों है? ज़रा सा यतीम बच्चे पर तरस नहीं आता? वो सोचता हुआ अटैच बाथरूम में बंद हो गया और कुछ देर बाद पहने हुए कपड़ों को मैले कपड़ों के ढेर पर फेंकता हुआ, बालों में ब्रश फेर कर जूते पहनता बेड पर बैठा। अब वो सोच रहा था कि चाय अनवर देगा या इसकी भी सुननी पड़ेगी, और सुनने वाला तो वो भी नहीं था। ऐसी वॉलेट निकाल कर देखा जिसमें 10 रुपये पड़े थे। आजकल इसमें तो पानी भी नहीं मिलता, ये कहाँ से चाय का कप पिलाएगा? वैसे भी वॉलेट को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। इसने कहते वॉलेट वापस पैंट की जेब में रखा और उठ खड़ा हुआ, शायद कहीं और नौकरी मिल जाए। भाई, ये आपके लिए। वो अभी बाहर निकलने का सोच ही रहा था कि छोटू अंदर दाखिल होता। बेड पर ट्रे रखते हुए बोला, जिसमें एक पराठा, एक फ्राई अंडा और चाय का एक कप मौजूद था। अरे वाह, किस फरिश्ते ने भेजा है? ताज़ा गर्म गर्म पराठा देखते इसकी भूख चमक उठी थी। बेड पर बैठता हुआ खुशी से बोला, आपो ज़ेबी ने। छोटू ने अपनी बहन ज़ेबा का नाम लिया, जो मास्टर साहब की बेटी थी। चल, मौलवी की नहीं तो मास्टर की बेटी को तो मुझ पर तरस आया, शुक्रिया कह देना। वो रग़बत से खाता हुआ बोला तो छोटू हंस पड़ा। चल, फिर शाम को मिलते हैं। चाय का आखिरी घूंट का पीकर कप ट्रे में रखता हुआ बोला और 10 रुपया छोटू को थमा दिया। उसने सर हिलाया और ट्रे उठाई। सुन, अपनी आपो को कहना आइंदा ऐसा कुछ मत करे, खामखा लोग मशकूक नज़रों से देखेंगे और जूते मार कर यहाँ से भगा देंगे। छोटू के बालों पर हाथ फेरते हुए कहकर दरवाज़ा बंद करता अपनी बाइक पर बैठकर इसे स्टार्ट करने लगा। मुबारक हो, सुना है नौकरी मिल गई है। जाते मोहल्ले के एक आदमी ने इसे मुखातिब किया तो आसपास के चलते हुए लोगों ने मुस्कुरा कर इसे देखा। इस मौलवी को अफवाह फैलाने के अलावा कोई काम नहीं है क्या? इसने सर हिलाकर मुबारकबाद वसूल की। बाइक स्टार्ट होती जन से वहाँ से भगा कर ले गया। इस रेस्टोरेंट के पास से गुजरते हुए इसने एक आस के तहत इसके दाखिली दरवाजे पर देखा कि शायद वो रेस्टोरेंट का मालिक अभी भी इसका मुंतज़िर हो, मगर मायूसी इसका मुँह चढ़ा रही थी। वहाँ खड़ा दरबान एहतराम से सबके लिए डोर खोल रहा था। धत तेरी, ये तो अपने स्टैंडर्ड की ही नहीं। वो एक नापसंदीदा नज़र डालता अगला मोड़ मुड़ गया। हारिस साहब को प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया गया था और अभी वो इंजेक्शन के ज़ेरे असर ग़नूदगी में थे। पास ही बाईं तरफ बेड पर सर रखे हानिया चेयर पर बैठी हुई थी। फवाद साहब के घर जाकर आराम करने के इसरार पर भी वो एक पल के लिए यहाँ से वहाँ नहीं हुई थी। जब इन्हें प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया गया तो वो इनके पास आकर काफ़ी देर तक बैठी उनसे बातें करती रही थी। फिर रात में किसी वक्त उसकी आँख लग गई थी। हॉस्पिटल के चारों तरफ पुलिस का सख्त पहरा था। सिक्योरिटी फोर्स हथियारों समेत अलर्ट खड़ी थी। कुछ दूर मेन रोड पर एक तरफ गाड़ी रोकते वो बाहर निकला और जेब से मोबाइल निकालकर एक नंबर डायल करते हुए मोबाइल कान से लगाया। दूसरी तरफ से हॉस्पिटल और होम मिनिस्टर हारिस साहब के रूम की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन लेने के बाद इसने मोबाइल वापस जेब में डाला और अपने कदम आगे बढ़ाए। इसके हुलियों को देखकर इसका आदमी आगे बढ़ा और वहाँ खड़ी सिक्योरिटी फोर्स के आदमी से कुछ कहने लगा। कुछ ही देर में इसके लिए रास्ता साफ था और उसकी जगह इसके आदमी ने ले ली थी। वो आगे बढ़ता हॉस्पिटल की इमारत को देखते हुए 3rd फ्लोर पे मौजूद रूम की खिड़की को देखने लगा। इसके लबों पर एक तमस्खुर भरी मुस्कुराहट आ गई। कुछ ही देर में वो ऊपर पहुंचकर रूम की खिड़की को एक मखसूस तकनीक से बासानी खोलता वहां से अंदर दाखिल हुआ। हॉस्पिटल के प्राइवेट रूम में होम मिनिस्टर साहब सामने ही लेटे दवाइयों के ज़ेरे असर सो रहे थे और पास चेयर पर सर रखे उनकी बेटी भी सो रही थी। वैसे तो इसे अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा था कि वह आसानी से अपना काम करके चला जाएगा, और अगर पकड़ा भी गया तो मुकाबले के लिए इसकी गन पहले ही लोड थी। मध्यम रोशनी में इसने बंद दरवाजे पर एक नज़र डालते हुए अपनी जेब से वॉइस डिवाइस निकालकर रूम में एक गहरी नज़र डाली और एक जगह मुंतखब करके आहिस्तगी से चलता हुआ हारिस साहब के पास पहुंचा और उनके दाईं तरफ बेड के नीचे वॉइस डिवाइस लगा दिया। फिर इसने अपना मोबाइल निकालकर वहाँ कुछ टाइप किया, जिस पर फ़ौरन एक गुट का मैसेज मौसूल हुआ। बहराम ने एक मुस्कुराती नज़र हानिया के चेहरे पर डाली और जिस तरह आया था वैसे ही वहाँ से निकलता चला गया।
اپنی گاڑی میں بیٹھ کر موبائل کان سے لگایا اور دوسری طرف موجود شخص سے باتیں کرتے گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ صبح حارث صاحب کی جب آنکھ کھلی تو ان کی پہلی نظر اپنے پاس اپنے ہاتھ پر گال ٹکائے سوئی اپنی بیٹی کے معصوم چہرے پر پڑی۔ وہ مسکراتی ہے۔ کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھتے رہے۔ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتے ہوئے انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ساری رات ایسی ان کے پاس بیٹھی رہی تھی۔ ہنی بیٹا، انہوں نے محبت سے پکارا۔ ہانیہ نے حارث صاحب کی پکار پر جھٹکے سے سر اٹھایا جیسے ان کی پکار کی ہی منتظر ہو۔ اپنی سرخ آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگی، پھر اٹھ کر ان کے سینے سے لگ گئی۔ ڈیڈ، اچانک ہی بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگی۔ حارث صاحب نے مسکراتے ہوئے ایک ہاتھ سے اس کے گرد گھیرا ڈالا۔ ڈیڈ کی جان، آ گئی آپ کو ڈیڈ کی یاد، ہو گئی آپ کی ضد پوری، انہوں نے شکوہ کیا۔ ہانیہ نے تڑپ کر سر اٹھایا۔ آئی ایم سوری ڈیڈ، آئی ایم ریئلی سوری، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی ڈیڈ، آپ کو کچھ ہو گیا تو میں اپنی جان دے دوں گی، بھررائی ہوئی آواز میں ان کے سینے سے لگی کہتی ہوئی گئی۔ ایسا نہیں کہتے، جب تک آپ کی دعائیں آپ کے ڈیڈ کے ساتھ ہیں آپ کے ڈیڈ کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے اس کے بال سہلائے جس پر روتی ہوئی ہانیہ نے سر ہلایا۔ کون تھے وہ لوگ؟ ڈیڈ مجھے بتائیں، میں ان کی جان لے لوں گی، ان سے الگ ہو کر چہرہ صاف کرتی غصے سے بولی۔ حارث صاحب ہنس پڑے۔ دیکھا تم نے کیسے دشمن ہمارے پیچھے پڑے، اسی لیے میں اپنی آنکھوں کے سامنے تمہیں کسی مضبوط سہارے کے حوالے کر دینا چاہتا ہوں تاکہ کبھی پھر جو ایسا اٹیک ہو تو میں سکون سے تو مر سکوں۔ اور معلوم ہے جب مجھ پر اچانک اٹیک ہوا تو میری آنکھوں کے سامنے صرف تمہارا چہرہ تھا، میں اتنا بے بس تھا کہ تمہیں بتا نہیں سکتا۔ یہ تو اس جوان کا شکریہ ادا کروں گا جس نے بر وقت پہنچ کر مجھے بچایا، اور گولی سینے میں لگنے کے بجائے کندھے کو چھو کر گزر گئی۔ حارث صاحب کہہ رہے تھے اور ہانیہ لب دبائے آنسو بہا رہی تھی۔ ڈیڈ، آپ صرف مجھے بتائیں کہ کون ہے آپ کے دشمن، میں جا کر ان کا خون کر کے آؤں گی، تیش میں بولی۔ حارث صاحب اس کے بچگانہ انداز پر ہنسے۔ یہی تو معلوم نہیں جان، چھت کو دیکھتے بے بس سے بولے۔ اور وہ شخص کون تھا ڈیڈ جس نے آپ کو بچایا؟ ان کے ہاتھ پر بوسہ دیتی وہ پوچھنے لگی۔ حارث صاحب نے محبت سے اسے دیکھا۔ پتہ نہیں میری جان، کوئی غریب لڑکا تھا شاید، مجھے حلیہ سے ایسے ہی لگا، پر اس کا چہرہ میں نہیں دیکھ سکا۔ حارث صاحب نے بہزاد کی بدرنگ شرٹ میں پشت اور مرر میں کالی آنکھیں یاد کرتے ہوئے کہا تو ہانیہ سر ہلا گئی۔ السلام علیکم۔ ہانیہ نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا جب اسے اپنے پیچھے سے فواد صاحب اور ہادی کی آواز میں سلام سنائی دیا۔ وعلیکم السلام۔ حارث صاحب نے مسکرا کر فواد صاحب کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ کیسا محسوس کر رہے ہو اب؟ فواد صاحب پوچھتے ہوئے سامنے صوفے پر بیٹھے اور ہادی نے سائڈ ٹیبل پر پھولوں کا بکے رکھا۔ گیٹ ویل سون انکل، ہادی مسکرا کر بولا جس پر حارث صاحب نے مسکرا کر سر ہلایا۔ ہانیہ بیٹا، اب آپ ہادی کے ساتھ گھر جائیں، فریش ہو کر آرام کریں۔ شاباش میرا بیٹا، فواد صاحب کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ہانیہ سے کہا جس پر وہ نہ کرتی آخر کار ان کے مزید اصرار پر اٹھ کھڑی ہوئی، اور ہادی بھی ساتھ ہی اٹھا۔ تم رہنے دو، میں جا سکتی ہوں، کمرے سے باہر آ کر نخوت سے کہتی وہاں سے چلی گئی، اور وہ صرف اس کی پشت تکتا رہ گیا۔